नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए सीटेट 2026 की डेट आ चुकी है, लेकिन हाँ इंफॉर्मेशन बुलेटिन अभी तक नहीं आया है और मोस्टली मैं कहूंगी बहुत सारे बच्चे इसी इंतजार में जो है वह बैठे हुए हैं कि कब जो है हम तैयारी शुरू करें, क्योंकि एक बार फॉर्म फिल हो जाता फिर अगर हम तैयारी शुरू करेंगे तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उन सभी बच्चों के लिए जो है ये वीडियो है, जो फॉर्म के इंतजार में है इसको जरूर देखेगा, क्योंकि बिना इसकी जो है मतलब बस मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी, अगर सीटेट क्लियर करना है ना तो ये पहले से ही अलर्ट होने की जरूरत है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत से बच्चे बहुत सी गलतियां कर रहे हैं, आइए इसको हम एक एक करके जो है वह समझते हैं। अगर पास करना है ना, अगर फेल होना है वह बात अलग है। ये बच्चा है, इसका मेरे पास एक रिजल्ट है और इस बच्चे का नाम तो नहीं कहूंगी, और यह बच्चा जो है वह फेल हो चुका है, ये ध्यान रखना। इसके नंबर जो है वह 77 है 150 में से, यानी कि फेल। और ऐसी स्थिति कहीं आपकी ना हो जाए, इसके लिए जो है आपको समझना होगा कि हमें जो है वह किन किन चीजों से अभी बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको जो है वह जरूर समझिए। क्लियर है बात। तो सबसे पहले जो हम कर रहे होते हैं और जो हमें नहीं करना होता, ये देखिए ये उदास चेहरे हम नहीं देखना चाहते, और ये खास तौर से ये चैनल तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप जब एग्जाम सेंटर से आए तो आप खिलखिलाते हुए आए। ये आशंका वाली जो स्थिति है कि हाँ होगा या नहीं होगा, ये नहीं रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसलिए हम पूरा का पूरा जो है वह योगदान देने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ सबसे पहले समझना होगा कि हम क्या गलतियां करते हैं, कौन कौन सी जो है वह गलतियां हमसे जाने अनजाने में यूं कह लो कि कहीं ना कहीं हो रही है, जिससे हमें बचना चाहिए। तो आइए एक एक गलती के ऊपर बात कर लेते हैं जो हो रही है, अभी हो रही है और होगी भी, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो है, ये सच बता रही हूं मैं आपको, आजकल इतना सारा कंटेंट का भंडार हो गया है। यहां से जो है टेलीग्राम से कंटेंट हो रहा है, चाहे वह किसी यूट्यूब वीडियो से हो रहा है, चाहे वह कहीं से भी कोई दे रहा है। ठीक है, कई तो कंटेंट तो ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल भी मतलब सर पैर की कोई दुख ही नहीं बनता है, कुछ है ही नहीं है व्यवस्थिता, और उसको भी हम पढ़ रहे हैं या उसको पढ़ने में हम जो है वह समय लगा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा सीटेट पास नहीं हो पाएगा। अगर आपने लाखों जो है हजारों पीडीएफ जो है वह जमा करके रखी हुई है, वो एक रद्दी के ढेर की तरह बन जाएगी यदि आप जो है उसको समझेंगे नहीं। मतलब समझ के आधार पर जो है वह कंटेंट का चुनाव करें, पहली बात तो ये होनी चाहिए। जो भी आपके सब्जेक्ट है, जो भी आपके विषय है, चाहे वह आपका संस्कृत है, चाहे वह भाषा कोई भी भाषा हो सकती है, सीडीपी है या फिर एसएसटी है, गणित है, साइंस है, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक, तो उसका ऑथेंटिक कंटेंट तो होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि कंटेंट तो बहुत ज्यादा है, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है भाई, तो आइए इसको ले लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको ये देखना होगा कि उस कंटेंट में दम भी है कि नहीं है। उससे मेरे दम कैसे पता चलेगा, उससे मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं उसको करूंगा या करूंगी तो उसके अनुसार जो स्थिति आती है या जो प्रश्न आते हैं, क्या वह हमसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मेन बात तो ये होती है। तो सबसे पहले कंटेंट को जो है वह ध्यान से देखना है। सबसे बड़ी गलती होती है नोट्स में, नोट्स का चुनाव करना। और कुछ बच्चे ऐसे नोट्स नहीं बनाते हैं, भाई क्यों नहीं बनाते हो, है ना। अभी 8 फरवरी को जो है वह आपका एग्जाम होगा, ये तो तय है, ऐसी बात तो है ही नहीं है। तो 8 फरवरी को जो है वह एग्जाम होगा ही होगा, ये तो निश्चित है। तो इसमें फॉर्म भरने की जो है उसकी तारीख की हम इंतजार में तैयारी ना करें, वह तो बात सही नहीं है ना, वह तो जुल्म हो गया एक तरीके से। तो सबसे बड़ी गलती जो है वह ये होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ऑथेंटिक चीजें जो है वह देखनी होगी। ऑथेंटिक चीजें यदि नहीं देखेंगे तो भरे भराए नोट्स भी खाली कचरे के समान है और कुछ भी नहीं। तो ऑथेंटिक नोट्स देखना जो है वह बहुत जरूरी है। वो कहां से मिलेंगे वो भी बताऊंगी, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। इधर उधर से जो देखने की बजाय एक सिस्टमैटिक, एक व्यवस्थिता बनाए कि हमें क्या चीजें चाहिए होगी, कौन सी जो है वह कंटेंट अच्छा होता है, कौन सा नहीं। अभी एक एक चीज के बारे में बात भी कर लेंगे। एक दूसरी बात जो मैंने अक्सर देखी है अपने विद्यार्थियों में, वो ये है सिलेबस। सिलेबस के अनुसार पढ़ तो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थपूर्ण रूप से मतलब वो जो मीनिंग है ना वो निकल के नहीं आ रहा बाहर अभी भी। और जिस वजह से जो है वह पेपर खराब हो जा रहा है बच्चों का। इस वजह ये भी एक समस्या रही है या रहेगी भी आगे, है ना, अभी होती भी होगी आपके साथ। ऐसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए सीडीपी का सिलेबस बात कर लेते हैं। तो सीडीपी में जितने भी टॉपिक है ना, हम क्या करते हैं कि एक एक टॉपिक को फटाफट से जो है वे निपटाते हैं। चाहे ईवीएस हो गया, चाहे गणित हो गया, और कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं जो इररिलेवेंट होती है,
उस पर भी हम जो है वो ज्यादा समय लगा रहे हैं। मानो कि वह सिलेबस में है ही नहीं है और उस पर ज्यादा हमारा ध्यान लग गया है, तो हो गया टाइम वेस्ट, और ज्यादा समय खींच जाता है तो बोरियत भी हो जाती है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि जो भी आप सिलेबस देखे, सिलेबस को ना एक एक लाइन को मैं कहूंगी एक एक लाइन को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मीनिंगफुल तरीके से पढ़ना है। अब हम पढ़ाते भी हैं और अगर हम पढ़े भी ना फिर तो बात ही क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। मीनिंगफुल का मतलब यही है कि आप एक एक लाइन को पढ़िए, फिर से आप क्वेश्चन को देखिए कि वह हमें समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सीटेट का कोर पैटर्न देखिए कि कैसे आता है। क्वेश्चन जो है कभी भी फैक्चुअल बेस पर आ ही नहीं रहे हैं, कभी आएंगे भी नहीं, और कभी पिछले सालों में आए भी नहीं है, सच बताओ तो। अब क्वेश्चन आपने देखा होगा कि केस स्टडी, मतलब पैटर्न को देखिए ना, केस स्टडी वाले जो है वे क्वेश्चन आ रहे हैं, कंसेप्चुअल बेस जो है वे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बात। और कुछ क्वेश्चन जो है कथन और कारण के ऊपर जो है वे आ रहे हैं। हालांकि फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आपको क्लासरूम एप्लीकेशन पे ज्यादा आ रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए, अगर मैं कहूं वृद्धि विकास, तो टीचर का रोल क्या होगा यहाँ पर, तो टीचर के रोल पर ज्यादा बात करिए, है ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर नहीं कि वृद्धि विकास क्या होता है। अरे टीचर क्या करेगी वृद्धि और विकास में, इसमें मतलब मैं एक एग्जाम्पल जो है बता रही हूँ, टीचर का रोल क्या होगा। अगर हम बात कर रहे हैं कोलबर्ग के सिद्धांत की या फिर वाइगॉट्स्की के सिद्धांत की, या टीचर जो है फ्रैक्शन वाला चैप्टर यदि गणित है तो वह कैसे पढ़ाएगी, मतलब टीचर के रोल के ऊपर जो है वह ज्यादा बात करनी है, वो अपने आप ही पेपर जो है वह सुलझता जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर मैंने हाहाकार देखा है प्रीवियस ईयर का गलत उपयोग हो रहा है, सच बता रही हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर जो है पढ़ना है, ठीक है, बच्चे पढ़ते भी हैं, ऐसी बात भी है, एक आधी बार पढ़ लिया बस काम खत्म। PYQs को फिर वो रट ही रहे होते हैं, कि मतलब उनका फोकस क्या होता है कि आंसर को टिक लगाना, सही लगाना, रटने पर ज्यादा फोकस होता है। आप एक्सप्लेनेशन को तो देख ही नहीं रहे हैं, ये भी एक समस्या होती है। तो हमेशा PYQs करें। पहली बात तो मैं ये कहूंगी टॉपिक वाइज जो है वो करें। अगर हो सकता है ऐसा नहीं कि भीड़ में सारी चीजें जो है हम नहीं खा सकते, हर एक चीज जो है वह हजम नहीं हो सकती है, तो सिस्टमैटिक तरीके से करिए, यानी कि एक एक टॉपिक को उठाइए, उसके ऊपर किस तरीके से प्रश्न आए हुए हैं आप वह देख सकते हैं। हर क्वेश्चन जो है क्यों सही है क्यों गलत है वह ज्यादा फोकस करिए। मतलब अगर मैंने सही लगाया है तो क्यों सही है ये बाकी और ऑप्शन क्यों गलत है, यानी कि चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा इन शॉर्ट। तो क्यों पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्यों सही है क्यों गलत है इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो PYQs को जो है एक बार या तो पढ़ते हैं तो पढ़ते ही नहीं, और पढ़ते हैं तो गलत तरीके से पढ़ते हैं। आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज जो है PYQs को लगाएं पहले, वह ज्यादा बढ़िया होगा। एकदम से लगाना एकदम दिक्कत आती है, ये ध्यान रखना, और एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वह पढ़े वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पर मोस्टली मतलब ये कहते हैं ना क्वीन ऑफ द सीटेट पेपर है, किंग ऑफ द सीटेट पेपर है, सबसे बड़ी गलती CTP को इग्नोर कर देना, सबसे बड़ी गलती। ये ऐसा नहीं कि अपना सब्जेक्ट है इसलिए मैं बता रही हूं, ये नहीं है कारण ये है क्योंकि आप देखिए ना पेडागोजी की अगर हम बात करें, पेडागोजी जो है चाहे वह भाषा में हो, दो तो आपकी लैंग्वेजेस आती है, यहाँ पर कोई भी दो भाषा का अगर आपने चुनाव किया हो 15 नंबर तो ऐसे ही चले गए, यानी कि 30 हो गए। 30 जो है वह CTP के अंदर जो है वह आपके आएंगे, बाकी जो है आपका विषय के अंदर आ जाएगा, यानी कि 90 नंबर को आप ऐसे ही छोड़ देंगे क्या, बताइए। 150 में से तो 80-90 नंबर तो यही बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, CTP कह लो पेडागोजी कह लो, तो पेडागोजी पर विशेष ध्यान होना चाहिए, शुरुआत इसी से होनी चाहिए। ऐसी नहीं है कि मैं इस वजह से कह रही हूं कि ये अपना सब्जेक्ट है, नहीं, ऐसा नहीं है। कारण यही है क्योंकि हर एक चीज को, पेडागोजी क्या है, पेडागोजी का मतलब कि अगर आप EVS को पढ़ा रहे तो कैसे पढ़ाएंगे भाई, इस पाठ को पढ़ा रहे, पानी को पढ़ा रहे, पास पड़ोस को पढ़ा रहे, तो कैसे पढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं आप सभी से कहूंगी कि CTP जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको समझना होगा, बहुत बड़े तरीके से। क्यों, क्योंकि ये हार्ट है, इस पेपर की जानी यही है। इस पेपर में अगर आपने ये नहीं किया तो सब कुछ खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए डेफिनेशन वगैरह तो आती ही नहीं है, और डेफिनेशन याद भी नहीं होती तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें यहाँ पर समझ के आधार पर जो है वो चीजें करनी है। तो एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो क्वेश्चन खुद से बनाओ। अगर आपको लगता है ना कि नहीं हमें नहीं हो पाता है तो आप खुद से भी जो है बना सकते हो, यदि ये परिस्थिति होगी तो मैं क्या जो है वो उत्तर लगाऊंगी, या मुझे क्या करना चाहिए, बच्चों का रोल कैसा होना चाहिए, रोल ऑफ अ टीचर, टीचिंग मेथोडोलॉजी, सब कुछ आ जाती है कि हम यहाँ पर बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, अध्यापिका का रोल क्या होना चाहिए, किस विषय को कैसे पढ़ाएंगे, ये आगे जगह तक जो है आपका काम आएगा। मतलब कि इंटरव्यू देना हो कहीं पर भी, मैं कहती हूँ अच्छे प्राइवेट स्कूल भी है जहां पर आपको बहुत कुछ अच्छा मिल जाता है,
तो कोई टीचर ने पूछ लिया प्रिंसिपल ने कि अच्छा ये बताइए कि अगर आप भिन्न पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, मनी का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए ना कि वो मनी का चैप्टर है, उसमें टीचर का रोल क्या होता है या टीचर को किस तरीके से पढ़ाना होता है। तो ये सारी चीजें कैसे आएंगी जब आप पेडागोजी को पढ़ेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। फिर एक और दिक्कत ये रहती है कि BYQs कर लिए और ये क्या कहते हैं पेडागोजी वगैरह सब कुछ हो गई। दूसरी दिक्कत ये आती है कि मॉक टेस्ट नहीं लगाते आप लोग, तो मॉक टेस्ट में बड़ी समस्या रहती है। और जैसे ही मॉक टेस्ट का, कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि मैंने देखा है कि मॉक टेस्ट के स्कोर्स देखते हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं। भाई हर हफ्ते मॉक टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट का मतलब नए प्रश्न के साथ लगाना जरूरी है, क्योंकि PYQs में ना एक कंडीशनिंग हो जाती है। कंडीशनिंग ये है कि कहीं ना कहीं हमने देखे होते हैं तो फिर हमारा हाथ उसमें ही जाता है। जब नए प्रश्न मिलते हैं आपको तो नए प्रश्न से ये हो जाता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं सिचुएशन बेस्ड, और उससे हमारी प्रैक्टिस और भी बढ़िया होती है। मतलब जो सीखा सिखाया है वो और भी दिमाग में जा रहा है। तो इसलिए मॉक टेस्ट जो है वो जरूर लगाना है। और मॉक टेस्ट कम से कम जो है, कम से कम हमेशा ध्यान रखना, नए प्रश्न की बात कर रही हूं, कम से कम एक हफ्ते में एक बार तो लगाएं। ठीक है, नए प्रश्न यहां पर जरूर से जरूर लगाएं, पुराने नहीं, नए प्रश्नों की मैं बात कर रही हूं। सिचुएशन आधारित होनी चाहिए, वो भी रट्टा वाले नहीं होने चाहिए। कुछ किताबों में जो है वह ऐसे ही दे दी जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसका दिया है, कोई मतलब नहीं है उसका, वो बिल्कुल कचरा है। तो इसलिए जो है सिचुएशन बेस्ड जो है वह क्वेश्चन जरूर लगाए। एप्लीकेशन बेस्ड जो है क्वेश्चन देख लीजिए, जो भी आपको लगता है कि सही किताब है उसको आप देख सकते हैं। और फिर ये नासमझी होती है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, मैडम उसके नोट्स जो है अच्छे लग रहे हैं। हमने अभी तक ये ऐसी नहीं मास्टर और ये इस लेवल तक जो है वह हमने आगे नेट क्वालिफाई किया है या फिर आगे PhD की है। हमेशा हमारे गुरुओं ने भी, जितने भी प्रियजन हैं उन्होंने भी ये जो है वह राय दी है, एनसीईआरटी गहना है, ये ध्यान रखना। सच बता रही हूँ, ये शब्द ऐसे इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि ये हमेशा काम आएगी किताबें, ये ऑथेंटिक जो है वे किताबें हैं, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी तो मैं कहती हूँ कि हर एक एग्जाम में एनसीईआरटी का इस्तेमाल होगा। आपकी DTSSB में देखो, चाहे आप क्या कहते हैं KVS में देखो, या किसी भी इसमें, मतलब अगर आप अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी जाओगे तो एनसीईआरटी की समझ में पूछेगा ही पूछेगा। तो एनसीईआरटी को क्यों छोड़ते हो भाई? आप क्यों सोचते हो कि जिस लोगों ने, जो भी आपके XYZ लोग हैं, उन्होंने वह पढ़ाएंगे या फिर वह क्या कहते हैं कुछ किताब बताएंगे आपको, तो उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी? क्या आपको लगता है कि उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी? और अगर आपको लगता है उन्होंने कुछ और चीजें पढ़ी हैं और उससे वो बेहतर बने हैं, तो मैं कहूंगी जाओ उसके ऊपर जाओ। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि उन्होंने भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो क्या आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं? बताइए, आप भी पढ़ सकते हैं ना। तो खुद से जो है वह सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और यदि नहीं समझ में आती तो एनसीईआरटी के आधार पर बहुत टीचर्स होते हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनको जो है वह देख सकते हैं कि वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी की भाषा को जो है आपके सामने रख देते हैं और वही चीजें जो है वह आपके पेपर में भी आती है, तो आप उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का मतलब है, चाहे वह SST है तो SST के लिए जो है वह एनसीईआरटी को देखिए। ठीक है, आज से ही चैप्टर वाइज जो है वह देखिए, उसमें से फैक्ट्स भी निकाल सकते हैं चाहे तो। कभी कभी फैक्ट्स पूछे जाते हैं विषय वाले में, टॉपिक में। ठीक है, साइंस है, साइंस से जो है आप देख सकते हैं, गणित है तो गणित में भी सवालों को जो है एनसीईआरटी से सोल्व करने का प्रयास करें। मैं इतना ही आपसे कहूंगी, ये बहुत लाजवाब होगा, मतलब अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे। फिर यहाँ पर एक और बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी तो बैठना आया ही नहीं है कि पेपर के लिए कैसे पढ़ें। भाई अभी तो पेपर बहुत दूर है, बैठना नहीं होता ना कि एक मतलब 30 मिनट ही बैठ जाओ तो वही जो है दिक्कत हो जाएगी उसी के अंदर कि बड़ी देर हो गई पढ़ाई करते करते। इस वजह से मैं आपसे कहूंगी कि टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। अभी आप 2-3 घंटे पढ़ ले, अभी बहुत इनफ होगा, पर्याप्त होगा। सच कह रही हूं मैं आपसे, टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों की तरह टाइम टेबल मत बनाना, ये बच्चों की तरह कि ये जो सुबह उठूंगा फिर उसके बाद 8 से 9, और लोग कहते भी हैं, कुछ नहीं होता वो फॉलो, कुछ होता ही नहीं है वो फॉलो। हाँ, बस इतना ही करना कि रात को सोते हुए ये संतुष्टि जरूर होनी चाहिए। जब आप टाइम टेबल बनाएं अपने अनुसार, ये संतुष्टि जरूर होनी चाहिए कि आज हमने बहुत सारी पढ़ाई करी और आज हमने, मतलब हमेशा ध्यान रखो, जैसे बहुत बड़ी यूनिट है तो बहुत बड़ी यूनिट जो है वह 15 दिन में जो है मुझे खत्म करनी है, तो बड़ा जो है
सोच के चलो, ठीक है, 15 या 20 दिनों में जो है मुझे खत्म करके चलनी है, तो उसके अनुसार जो है वो टाइम टेबल बनाइए। क्लियर है? शॉर्ट शॉर्ट गोल्स बनाइए अपने, यानी कि आज और कल में मैं ये 2 चैप्टर क्लियर कर लूंगी, ये कवर कर लूंगी। फिर चाहे वो आपको 1 घंटा पढ़ना पड़े भाई, 2 घंटा पढ़ना पड़े, हो सकता है किसी को आधे घंटे में समझ में आ गया तो मैं कहूंगी आधा घंटा ही बहुत है, किसी को जो है वो 2 घंटे में 3 घंटे में समझ नहीं आया, लेकिन तब तक उठना मत जब तक वे समझ ना आ जाए, ये ध्यान रखिए। मतलब जो आपने लिमिट बना रखी है ना, कंटेंट को तोड़ो, कहने का मतलब कंटेंट टूटेगा तो अपने आप ही टाइम टेबल बन जाएगा, और कंटेंट टूटेगा नहीं, अगर टाइम टेबल पहले बन गया तो फिर वो काम का नहीं है टाइम टेबल। तो कंटेंट को तोड़िए, ये जो जटिल कंटेंट है उसको सरल भाषा में तोड़िए, ये कितने चैप्टर किस दिन में हम करेंगे और कितने हद तक वह हमारी समझ में आ जानी चाहिए। तो बच्चों की तरह टाइम टेबल मत बनाइएगा, अपने अनुसार जो है वह टाइम टेबल बनाइए। ये मत सोच के चलिए कि हमें 7 घंटा 8 घंटा पढ़ना है, कोई होता ही नहीं है फॉलो, पहली बात तो, और अगर होगा भी तो सर दर्द हो जाएगा और याद किया भी आप भूल जाओगे इसी स्ट्रेस में कि मैंने आज 8 घंटे पढ़ लिया, या इसी स्ट्रेस में आज मुझे 8 घंटे पढ़ना है। ठीक है, बेकार है ये बातें। फिर यहाँ पर अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जो ये चाहता है कि हाँ हम बहुत अच्छे से, मतलब एक मार्गदर्शन चाहिए होता है। देखिए बहुत सारे लोगों ने ना फेक हाइप बना रखी है, मैं सच बता रही हूँ आपको। हाइप समझते कि नहीं? सीटेट का पेपर टफ हो गया है, हाइप है, अफवाहें कि अब पेपर में बदलाव होगा। क्या आपने मुझे देखा है ऐसे? हाँ बताइए। मतलब इस तरीके से जो है ये हाइप बना रखी है। तो अगर बदलाव भी होगा तो छोटा मोटा होगा, ज्यादा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है होने को, कुछ भी हो सकता है भाई, इतनी लेट ये लोग दिए हैं तो सिलेबस भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल है क्योंकि फरवरी में एग्जाम लेना है, सिलेबस अभी दे देंगे तो मुश्किल होगा। सिलेबस अगर वे पहले देते फिल्टर करके 2-3 महीने का समय देते फिर हो भी जाता, अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, आधार तो यही रहेगा। तो बहुत सारे लोग जो है पैटर्न बदल गया, ये ऐसी चीजें, ये हाइप बनाते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये सारी हाइप वाली जो चीजें है वे देखते रहना है और इसमें टाइम वेस्ट करना है, या फिर असली जो है वे तैयारी हमें शुरू करनी है। कभी ना कभी तो करनी होगी ना, आज नहीं तो कल करनी होगी भाई। आज वीडियो देख भी लोगे तो कल तो करनी होगी कहीं ना कहीं। तो एक बात तो तय है कि अगर आप चाहते हैं कि सही मार्गदर्शन जो है वह हमें मिले, या एक कंसिस्टेंसी, एक जैसे कहते हैं ना हाथ पकड़ लिया हमने, एक कंसिस्टेंसी जो है वह मिल गई, निरंतरता मिल गई, और रोज देखने वाला कोई है, पूछने वाला है भाई कि आप जो है कितना करा, इतना पढ़ा, ठीक है, तो सामने से जो है वह डंडा दिया जा रहा है या सामने से जो है वह आवाज आ रही है कि कितना पढ़ा आपने, तो इतना पढ़ा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें हमारे साथ हो और बस एक मार्गदर्शन मिल जाए, क्योंकि इस समय पर मार्गदर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सीटेट 1 साल में आया है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि मार्गदर्शन के लिए बहुत बेस्ट टीम है, वन ऑफ द बेस्ट टीम है। देखो हर कोई जो है, किसी ने नेट क्वालिफाई किया है, कोई पीएचडी करके बैठा है, किसी की पीएचडी चल भी रही है, ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट टीम है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं आपसे कह दूं, ये ऐसी नहीं कि सोशाई वाली इंस्टाग्राम पे जो है घूमने वाली है, इस पे ऐसे नहीं है, सब जो है एकेडमिक्स उसमें ही है। आपने मुझे भी इतना शोषा करते हुए नहीं देखा होगा कभी भी, ठीक है, क्लियर है बात। तो कहने का मतलब यही है, अगर आप चाहते हैं तो ये बुनियाद बात जो है वह ले सकते हैं। देखिए एक बात तो बिल्कुल तय है कि सीटेट उन बच्चों का जो है वह क्लियर होगा जो तैयारी में कॉन्टिन्यूटी रखेंगे। मान लो कि रोज पढ़ना है, चाहे वह 1 घंटा पढ़ो 2 घंटा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। उन बच्चों को क्लियर नहीं हो सकता जो सिर्फ और सिर्फ अपडेट्स पर ही फोकस कर रहे हैं, अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वह इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा और कब फिर हम किताबें खोल के बैठेंगे। उनका कतई क्लियर नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें मुझे बतानी थी। यदि आप चाहते हैं तो आप एनरोल हो सकते हैं, डेमो हो चुके हैं, 1 2 3 डेमो हो चुके हैं, आप उसको देखिए, ठीक है। तो हमारा फोकस ये नहीं रहता कि शोशाई पर, हमारा फोकस ये रहता है कि बच्चों को हमें क्लियर करवाना ही करवाना है। और यहाँ पर जैसे मैं सीडी भी पढ़ाती हूँ तो परिस्थितियां देती हूँ, सिचुएशन, कि अगर ऐसे होगा तो बताओ कौन सा सिद्धांत लगेगा, ऐसा होगा तो बताओ कौन सा सिद्धांत लगेगा। तो बहुत सारी जो है परिस्थितियां रहती हैं, सिर्फ ये नहीं कि टॉपिक खत्म हो गया है तो खत्म कहानी। इसके ऊपर कैसे प्रश्न आए हैं, प्रश्न भी साथ साथ में लेके चलती हूँ, ठीक है। और बहुत मेहनत लगती है भाई इन सारी चीजों में, और बहुत बड़े बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं, आपने देखा ही होगा मुझे, और मास्टर्स इन साइकोलॉजी वाले बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं। तो फिर तो ये छोटा सा अंग हो गया ना, इसमें हम आपको 10 चीजें जो है वो एक्स्ट्रा बता सकते हैं। और आए भी हुए हैं क्वेश्चन, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, ये सारी चीजें आई हुई हैं, डिसोनेंस क्या होता है, ये मास्टर लेवल पे जो है वे आते थे। तो बस मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि अब से जो है वे तैयारी करना शुरू करिए, चाहे वह आप सेल्फ करें, चाहे वह आप साथ में करें, जैसे भी करें, लेकिन तैयारी करना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है जी।